हिमाचल की राजनीति के असली राजा की कहानी। राजनीति में अक्सर चेहरे बदलते हैं, मगर कुछ नाम वक्त से भी बड़े हो जाते हैं। हिमाचल की राजनीति में भी एक ऐसा नाम था जिसे लोग सिर्फ नेता नहीं बल्कि अपना राजा भी मानते थे, वो भी बिना किसी ताज के। आज हम साल 2025 में हैं और वीरभद्र सिंह का निधन 8 जुलाई 2021 को हो चुका है। लेकिन उनके नाम का असर, उनके काम की छाया और उनके अंदाज की मिसाल आज भी जिंदा है। आज की पीढ़ी जब राजनीति में ब्रांड्स की तलाश कर रही है, तब उनके लिए वीरभद्र सिंह जैसे नेताओं को अच्छे से जानना जरूरी हो जाता है। एक ऐसा नेता जो रियासत से आया लेकिन जन सेवक बनकर जिया, जिसने दिल्ली की सत्ता को अपनी शर्तों पर झुकाया और शिमला की राजनीति को नई दिशा दी, जिसने कांग्रेस को हिमाचल की मिट्टी में रोपा और विपक्ष को अपनी रणनीति से चुनौती दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल के उस राजा की जिसकी राजनीति संघर्ष, त्याग और रणनीति से भरी रही। हम जानेंगे कि कैसे एक रियासत के युवराज ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच पर अपनी छाप छोड़ी और क्यों आज भी लोग कहते हैं उनकी विरासत जिंदा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिमाचल की राजनीति, संस्कृति और सच्ची कहानियों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है उस शख्स की जिसने 6 बार मुख्यमंत्री बनकर सत्ता को जनता की सेवा में लगाया। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को बुशहर रियासत के सराहन शिमला में हुआ था। वो बुशहर रियासत के युवराज थे, यानी उनका जन्म ही सत्ता और शानो शौकत में हुआ। लेकिन राजनीति में आने के बाद उन्होंने जो रास्ता चुना वो आम लोगों के बीच से जाता था। उनका पहला चुनाव 1962 में मंडी लोकसभा सीट से हुआ। ये वही इलाका था जहां कभी उनके पुरखे हुकूमत करते थे। उन्होंने अपने रियासती रुतबे की जगह जनता के बीच जाकर वोट मांगे। उसी साल उन्हें पहली बार लोकसभा भेजा गया और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बने। इंदिरा के दौर में ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वीरभद्र सिंह न सिर्फ एक राजनीतिक नेता थे बल्कि एक पढ़े लिखे, साहित्य और संस्कृति से जुड़े इंसान भी थे। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर किया और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी शिक्षा प्राप्त की। उनके भाषणों में भाषा की गरिमा और इतिहास की गहराई दिखती थी। वो अक्सर अपने विरोधियों को इतिहास के उदाहरणों से जवाब देते थे और यही उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता था। उन्होंने हिमाचल की लोक कलाओं, लोक संगीत और पारंपरिक उत्सवों को सरकारी संरक्षण दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल में शिमला समर फेस्टिवल को बढ़ावा मिला और हिमाचल की संस्कृति को मंच मिला। लोक कलाकारों और पहाड़ी गायकों को पहली बार बड़े मंच देने का काम उन्होंने शुरू किया। वो कहते थे, पहाड़ की आत्मा इसकी संस्कृति है, अगर संस्कृति को बचा लिया तो हिमाचल खुद को खोने नहीं देगा। एक पुरानी कहानी है, जब 70 के दशक में सोनिया गांधी भारत में नई आई थी तो इंदिरा गांधी ने उन्हें कुछ भरोसेमंद नेताओं के हवाले किया था। उनमें से एक नाम था वीरभद्र सिंह का। यही कारण था कि सोनिया गांधी और वीरभद्र सिंह के बीच एक गहरा राजनीतिक और पारिवारिक रिश्ता बना। कई बार जब कांग्रेस हाईकमान हिमाचल के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता था तो वीरभद्र सिंह की सीधी बात होती थी, मैं दिल्ली नहीं शिमला की जनता के लिए जवाबदेह हूं। इस आत्मविश्वास की जड़ें रियासत की मिट्टी में थी और इसके पत्ते लोकतंत्र के पेड़ में फैले थे। 1976 में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनकर प्रदेश की राजनीति की कमान संभाली और फिर 1983 में पहली बार हिमाचल के मुख्यमंत्री बने। उस दौर में उनके प्रतिद्वंदी थे शांता कुमार, जो बीजेपी के तेज तर्रार नेता थे। दोनों की तीखी प्रतिस्पर्धा ने हिमाचल की राजनीति को दिशा दी। कहा जाता है कि 1985 में वीरभद्र सिंह की एक चुनावी सभा के ठीक सामने शांता कुमार की सभा लगी थी। दोनों मंचों से जनता को संबोधित कर रहे थे और लोगों का ध्यान इस बात पर था कि कौन ज्यादा लोग खींच पाया। वीरभद्र सिंह का बोलने का अंदाज, उनका चाल ढाल और मंच पर खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर जनता से बात करना, ये गुण उन्हें अन्य नेताओं से अलग करते थे। वीरभद्र सिंह को जब भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से कोई आदेश आता जो उन्हें जन विरोधी लगता तो वो बेझिझक टकरा जाते थे। 1990 के दशक में जब पार्टी में सेंटर से कंट्रोल का दौर चला तो वीरभद्र सिंह ने हिमाचल कांग्रेस को अलग रुख दिया। उनके कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2004 और 2009 के आम चुनावों में जब कांग्रेस डगमगा रही थी तब हिमाचल में सीटों का बड़ा हिस्सा
उनकी लोकप्रियता के कारण आया। उनकी राजनीति सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं थी। मैदानी क्षेत्रों जैसे ऊना, नालागढ़, परवाणु में उन्होंने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिया और ITI व पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए। उनका विजन था कि हिमाचल सिर्फ पर्यटन या कृषि पर निर्भर न रहे, बल्कि तकनीक और शिक्षा की पहचान भी बने। उन्होंने किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सड़कें बनवाई, जो आज भी उनके योगदान की गवाही देती हैं। वीरभद्र सिंह कई बार विवादों में भी रहे, लेकिन हर बार उन्होंने कोर्ट में जाकर जवाब दिया और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूती से खड़े रहे। 2016 में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तब भी वो विधानसभा में डटे रहे और कहा, मैं कानून से भागूंगा नहीं, मैं सिर उठाकर न्याय का इंतजार करूंगा। ये उनके आत्मबल और राजनीतिक समझ को दर्शाता है। जब उन्होंने 1993 में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो शिमला में बर्फ गिर रही थी, लेकिन लोगों की भीड़ उस ठंड को चीरती हुई उनके स्वागत में खड़ी थी। किसी ने ठीक ही कहा, दिल जीतने वाला ही राजा कहलाता है। एक और दिलचस्प किस्सा 2003 का है। बीजेपी के प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, लेकिन अंदरूनी असंतोष चरम पर था। वीरभद्र सिंह विपक्ष में थे, लेकिन उनकी रणनीति सरकार को घेर रही थी। कहते हैं कि विधानसभा में एक दिन वीरभद्र सिंह ने धूमल की ओर इशारा करते हुए कहा, राज्य चलाना स्कूल नहीं है जहां आप छात्रों की तरह विधायकों को डांटते रहो। ये तंज धूमल के शिक्षकीय बैकग्राउंड पर था और इसके बाद पूरे सदन में ठहाके गूंज उठे। लेकिन वीरभद्र सिंह की राजनीति सिर्फ तंज और बयानबाजी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, स्कूल और अस्पताल खोले और राज्य के दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ा। उन्होंने हिमाचल के पर्यटन को ब्रांड बनाने की कोशिश की और हिमफेड से लेकर लोक निर्माण विभाग तक को मजबूत किया। उनके फैसले अक्सर कड़े होते थे, लेकिन उनमें हिमाचल के दीर्घकालिक हित छुपे होते थे। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने राजनीति नहीं चुनी, राजनीति ने मुझे चुना। और इस वाक्य में उनकी नियति भी छुपी थी। 2012 में जब वो छठी बार मुख्यमंत्री बने तो उम्र 78 के पार थी, लेकिन उनकी सक्रियता देखकर युवा नेता भी पीछे छूट जाते थे। अब बात करते हैं उनके उत्तराधिकारी की, विक्रमादित्य सिंह। पिता के साथ चलना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में विक्रमादित्य सिंह रामपुर से विधायक बने और लोक निर्माण व युवा सेवाएं जैसे मंत्रालय संभाले। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने अपने विभागों के लिए दिल्ली से मदद मांगने में कोई संकोच नहीं किया। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप अपने पिता की तरह हाईकमान से टकराएंगे, तो विक्रमादित्य सिंह का जवाब था, मैं उनका बेटा हूं, लेकिन मेरा रास्ता अलग है। मैं पिता की विरासत को संजो रहा हूं, दोहरा नहीं रहा। वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह की ये जोड़ी आज भी हिमाचल में एक राजनीतिक विरासत की तरह देखी जाती है। कई बार कांग्रेस के अंदर विरोध हुआ, लेकिन जब भी कोई गंभीर संकट आया, सभी की निगाहें वीरभद्र सिंह पर टिक जाती थीं। पार्टी के लिए वो एक शेर की तरह थे, चुप रहते तो गरजते थे, बोलते तो सत्ता हिल जाती थी। वीरभद्र सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी, उनके किस्से और उनके फैसले आज भी हिमाचल की राजनीति में जिंदा हैं। आज जब हिमाचल पर्यटन और हरित ऊर्जा की दिशा में बढ़ रहा है, वीरभद्र सिंह का नींव रखा हुआ विजन स्पष्ट दिखता है। आज हिमाचल की हर गली में कोई ना कोई बुजुर्ग आपसे कहेगा, राजा साहब जैसा कोई नहीं था। और ये बात इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री रहे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सत्ता को सेवा बनाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें, और अगर आप मानते हैं कि हिमाचल की राजनीति के असली राजा एक ही थे, तो कमेंट में अपनी राय साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही किरदार के साथ जिसने हिमाचल की तस्वीर बदल दी।